ओके बेटा जी, हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेक्ट की स्ट्रक्चर की डिफरेंट टाइप्स को। उसमें हमने जब टाइप 3 के बारे में बात की थी तो हमने कहा था कि एक स्पेसिफिक वैल्यू जब अक्कर होती है तो उसके मुताबिक एक केस रन होता है। यहाँ पे आपके सामने उसका स्ट्रक्चर सिंटैक्स अवेलेबल है। अगर ये स्पेसिफिक वैल्यू अक्कर होगी तो ये केस रन होगा, अगर ये स्पेसिफिक वैल्यू अक्कर होगी तो ये केस रन होगा, अगर ये स्पेसिफिक वैल्यू अक्कर होगी तो ये केस रन होगा। तो इसकी हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स, क्योंकि लैब वर्क नहीं हो रहा, दैट्स वाई हम एग्जांपल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम लिखें दैट कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड वाइस वर्सा। यानी कि टू वे कन्वर्जन होगी, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट किया जाएगा और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, जिस तरह हमने यूज़र से चॉइस ली थी पहले प्रोग्राम के अंदर, हमने पहले प्रोग्राम के अंदर यूज़र से चॉइस ली कि 1 एंटर करें तो रेडियस कैलकुलेट होगा, सॉरी एरिया कैलकुलेट होगा, 2 एंटर करेंगे तो सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट होगा। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से है। अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो हम फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस के अंदर, और अगर यूज़र 2 एज अ चॉइस देता है तो हम कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के अंदर। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले नंबर में हमें चॉइस चाहिए, डिम CH एज इंटीजर, इंटीजर डेटा टाइप की चॉइस होगी। फिर हमने फ़ारेनहाइट, F फॉर फ़ारेनहाइट और C फॉर सेल्सियस एज डबल डेटा टाइप के लेने, क्योंकि इसमें पॉइंट आने के चांसेस होते हैं। तो हमने चॉइस लेनी है यूज़र से, वैल्यू फंक्शन नहीं, वैल्यू फंक्शन लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने इंटीजर नंबर लेना है। यहाँ पे इनपुट बक्स एंटर 1 टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट and enter 2 to convert degree Fahrenheit to Celsius। यहाँ से यूज़र हमको एक चॉइस दे देगा, उस चॉइस को हम लगा देते हैं सिलेक्ट केस स्ट्रक्चर के अंदर, सिलेक्ट केस चॉइस। अब जो चॉइस आती है, अगर चॉइस 1 है, हमने कहा है कि डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट के अंदर, इसका मतलब आपने सेल्सियस की वैल्यू यूज़र से लेनी है। केस 1 के अंदर हम जा कहते हैं पहला काम हमने करना है डिग्री सेल्सियस की वैल्यू लेंगे, वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स लगाएं यहाँ पे, एंटर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे देगा। अच्छा, इस तरह का कोई भी प्रोग्राम अगर आपको पेपर में आता है जिसमें कन्वर्जन है या आपको कोई चीज़ ड्राइव करनी है, कैलकुलेट करनी है, तो आपको उसका फार्मूला पेपर में दिया जाएगा। क्योंकि ये मैथमेटिक्स या फिज़िक्स का पेपर नहीं है, ये आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का पेपर है। अगर आपको कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फार्मूला दिया जाता है, जिस तरह से हीरोज़ फार्मूला है, तो बाज़ बच्चों को वो याद नहीं होता। अगर वो इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है तो साथ में फार्मूला भी दिया होता है, तो आप लोगों ने इससे परेशानी होना कि आपको वो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का तरीका नहीं आता। तो हम करते हैं फ़ारेनहाइट किसके बराबर हो गई, ये फार्मूला अवेलेबल है नेट के ऊपर भी, हम लेते हैं C मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32 होता है शायद, हाँ इसी तरह है फार्मूला ये। तो C को मल्टीप्लाई करते हैं 9/5 से और प्लस कर देते हैं आंसर को 32 के अंदर, तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ पे हम मैसेज बॉक्स लगाएंगे और इसको डिस्प्ले कर देंगे।
the temperature in degree Fahrenheit is equal to and F। तो हमने डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट किया है। ये हमारे पास केस 1 है। सिमिलर केस 2 है। केस 2 को हमने क्या करना है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू लेनी है, वैल्यू ऑफ इनपुट बॉक्स, एंटर टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आएगा, हमने उसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो सेल्सियस बराबर होता है, इसी से हम कर लेते हैं ना उसको ड्राइव, एक याद रख लेते हैं, दूसरा ऑटोमेटिकली उसे ड्राइव हो जाता है। ये 32 प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब है उधर जाके F में से 32 माइनस हो जाएगा, और ये 9/5 है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनती है डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करने की। यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले कर देते हैं मैसेज बॉक्स में, द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू एंड, यहाँ पे लिखेंगे C, और केस एल्स के अंदर हम लिखेंगे मैसेज बॉक्स लगा देंगे इन वैलिड एंट्री, जो आपने एंट्री की है वो सही नहीं है, एंड सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखें, दोबारा इसका कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। हमने दो टेम्परेचर्स लेने हैं, दो टेम्परेचर की वैल्यू पॉसिबल है, हम दोनों को डबल डाटा टाइप में डिक्लेयर कर चुके हैं। अब हमारे पास जो चॉइस आती है, हम यूज़र से कहते हैं 1 फॉर एंटर 1 टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, यानी कि यहाँ पे सेल्सियस में टेम्परेचर लेंगे और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देंगे। एंटर 2 टू कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, वो हमारे पास 2 चॉइस आती है। जो भी चॉइस आए हमने उसको लगा दिया केस स्ट्रक्चर के अंदर। अगर 1 आता है तो ये वाला केस रन होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर 2 आता है तो केस रन होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हमारे पास 2 केसेस इसके बनते हैं। तीसरा केस एल्स है, उसमें हम लिख देते हैं इनवैलिड एंट्री। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल 1 चॉइस दे दी, वो कहता है डिग्री सेल्सियस की वैल्यू बताएं। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल आज का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारे पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 77 डिग्री है। और अगर हम चॉइस एज अ 2 करते हैं और टेम्परेचर मैं दे देता हूँ 77, तो 25 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर है। तो ये हमारे पास कन्वर्जन का मेथड है, ये चॉइस है। इसी तरह का आपको एक प्रोग्राम मैंने आपको दिया था जब हमने इफ़ देन एल्स के बारे में डिस्कस किया था, तो वो भी आसान है। यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू 1 है, देन ये कर दें। एल्स इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू 2 है, देन ये कर दें। और केस एल्स की बजाय एल्स लिख दें अकेला, और एंड सेलेक्ट की बजाय एंड इफ लिख दें, तो ये कन्वर्जन हो जाएगी। इस तरह के प्रोग्राम पेपर में भी आपको आते हैं कि जी आप इसको कन्वर्ट करें डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, या कन्वर्ट करें एक सिलेक्ट स्ट्रक्चर के साथ जो प्रोग्राम है उसको इफ़ स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये आप इफ़ स्ट्रक्चर के अंदर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अगेन यहाँ से 1 चॉइस एंटर करता हूँ, 35 दिखा, 95 आ गया डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। और ये हमारे पास अगर 95 है तो ये चॉइस हमारे पास 2 है और डिग्री फ़ारेनहाइट 95 है, देन ये हमारे पास 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया। ठीक है, अब हम इससे आगे ये भी कंडीशन लगा सकते हैं, पेपर में हो सकता है आपको कोई इस तरह का प्रोग्राम दिया जाए कि डिग्री फ़ारेनहाइट को वो कन्वर्ट करे डिग्री सेल्सियस के अंदर, और आफ्टर कन्वर्जन वो ये बताए कि ये जो वेदर है ये नॉर्मल है, ये समर है या विंटर है। जिस तरह से हम पहले कर चुके हैं,
अबव 35 हम कहते हैं उसको समर कह देते हैं, अबव 20 उसको हम नॉर्मल कह देते हैं, बिलो 20 उसको विंटर कह देते हैं। तो इस तरह एक इफ़ के अंदर एक और इफ़ लग जाएगी फिर। खैर, इस तरह का मिलता जुलता एक और प्रोग्राम है, मैं इसको सी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर आपको कहा जाए कि आपके पास जो लेंथ है वो मीटर के अंदर है, आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें और मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, तो इसी प्रोग्राम को कैसे मॉडिफाई करेंगे ये मैं रेज कर देता हूँ। चॉइस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। एंटर 1 टू कन्वर्ट meters into centimeters and enter 2 to convert meters into millimeters। इसी तरह से क्यूबिक यूनिट्स आते हैं, वो आपको दे दिया जाएगा पेपर में। अगर फार्मूला कुछ इस तरह का हुआ तो फिर पेपर में फार्मूला आपके पेपर पे लिखा हुआ होगा। अब मैं कहता हूँ सिलेक्ट केस में लगा देते हैं चॉइस। अगर केस हमारे पास 1 है, उस सूरत में हम कहते हैं पहले हम मीटर की वैल्यू लेंगे, वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर मेजरमेंट इन मीटर्स। मीटर में मेजरमेंट लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। मीटर सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है। मैसेज बॉक्स में लिख देंगे द मेजरमेंट इन सेंटीमीटर इज, एंड यहाँ पे cm लिख देंगे। केस 2 हमारे पास है मेजरमेंट, पहले हम वैल्यू लेंगे मीटर की इनपुट बक्स, एंटर मेजरमेंट इन मीटर्स। मीटर्स में मेजरमेंट लेंगे और मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर को मेरे ख्याल में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक मिनट, इसको कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, ठीक ही है, हाँ चले ठीक। ठीक है। मैसेज बॉक्स में ला के लिख देते हैं द मेजरमेंट इन मिलीमीटर्स इज स्पेस एंड मिलीमीटर। यहाँ पे केस 3 में लिख देते हैं मैसेज बॉक्स इनवैलिड चॉइस एंटर्ड। इनवैलिड चॉइस एंटर की हमने, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड सिलेक्ट। सिलेक्ट स्ट्रक्चर का एंड हो गया यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास चॉइस है 3, तो कहता है इनवैलिड चॉइस एंटर्ड। अगर हम देते हैं चॉइस 2, इसका मतलब है कि उसने उसको कन्वर्ट करना है मीटर को मिलीमीटर्स के अंदर। 78 है तो 78,000 आ जाएगा। फिर सिमिलरली चॉइस 1 है, 78 को 7800 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारे पास कन्वर्जन का मेथड है। इसी प्रोग्राम को अगर आपको पेपर में कहा जाए कन्वर्ट करना है तो सिंपल आपने ये करना है, इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1 देन आपने ये करना है, एल्स इफ
चॉइस इज इक्वल टू 2, फिर ये करना है एल्स, और यहाँ पे एंड सेलेक्ट की जगह पे एंड इफ। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। इफ एल्स स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं सिलेक्ट केस के अंदर, और सिलेक्ट केस को कन्वर्ट कर सकते हैं इफ एल्स केस के अंदर। अब हमारे पास है फोर्थ टाइप। ये मेरे ख्याल ऊपर वाले तमाम प्रोग्राम हमने कर लिए हैं, इनमें कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो हमने स्किप किया हो। ये फोर्थ टाइप है हमारे पास, और इसकी एक एग्जांपल मैंने लिखी है शायद। सिलेक्ट केस एक्सप्रेशन, ये हमारे पास जो चौथी टाइप है फोर्थ, इसे हम इस तरह से लिखते हैं, एक ही केस के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ लगाते हैं कॉमा लगा के, उनमें से कोई भी वैल्यू अक्कर हो जाए तो हम उस केस को रन कर देते हैं। हमने 4 वैल्यूज़ लिखी हैं, 5 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, सो ऑन, यहाँ पे सो ऑन का सिंबल है, जितनी भी होंगी दीज आर ऑल कॉमा सेपरेटेड। अगर यहाँ पे इनमें से कोई एक केस रन हो जाए, कोई एक वैल्यू अक्कर हो जाए तो ये केस रन हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू इनमें मैच ना करे तो हमारे पास एल्स केस होता है। अगेन वही प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर अ कैरेक्टर फ्रॉम द यूज़र एंड चेक वेदर द नंबर इज वाउल और कॉन्सोनेंट। तो हमने यूज़र से एक कैरेक्टर लेना है, डिम कैरेक्टर एज स्ट्रिंग। कैरेक्टर की वैल्यू यूज़र से लेनी है, वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर अ सिंगल कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर एंटर करेंगे हम यहाँ पे। मैं कहता हूँ सिलेक्ट केस चॉइस, एक्सप्रेशन की जगह हम लिख देते हैं चॉइस। केस हमारे पास है ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। मैसेज बॉक्स में इसको लिख देते हैं। ये हमारे पास है कैपिटल वॉवल। यहाँ पे केस हमारे पास है ए ई आई ओ यू। मैसेज बॉक्स में लिखते हैं कि स्मॉल वोवल। एल्स केस एल्स में लिख देते हैं मैसेज बॉक्स कॉन्सोनेंट। यहाँ पे हम लिख देंगे एंड सिलेक्ट। सो बेटा जी इसको चेक करेगा कैपिटल वावल है या स्मॉल वावल है। देखिए ज़रा, मैं लिखता हूँ ए, तो स्पेस दे दीजिए साथ में, अगर स्पेस नहीं देंगे तो फिर कॉन्सोनेंट क्यों दे रहा है इसको, सॉरी इसको हमने वैल्यू फंक्शन नहीं लगाना, क्योंकि हमें स्ट्रिंग चाहिए ना, हमें स्ट्रिंग के साथ कंपैरिजन करना है उसका। ये कैपिटल वावल है, स्मॉल लिखेंगे तो स्मॉल वावल है, कैपिटल वावल है। अब इसमें हम जो चीज़ चेंज कर सकते हैं, हमने कल भी बात की थी कि ये जो वाउल और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सिंगल लेटर। एक सिंगल करैक्टर की प्रॉपर्टी होती है ये, ना कि ये पूरे वर्ड की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड एंटर करता हूँ तो उसको भी वो कॉन्सोनेंट कह देता है, जबकि ये कॉन्सोनेंट नहीं है। तो उसके लिए फिर हम इसको चेक करते हैं पहले नंबर पे, इफ़ से भी चेक कर सकते हैं, केस स्ट्रक्चर से भी चेक कर सकते हैं। सिलेक्ट केस
में लिखते हैं लेंथ ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे लिख देते हैं केस 1। अगर केस इसकी वैल्यू 1 अक्कर होती है तो ये सारी चीज़ें अक्कर हों उसके अंदर। यहाँ पे लिख देते हैं केस एल्स। ये मैं इसको थोड़ा सा टैब दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये वाला जो केस है इसके साथ ये केस है, ठीक है। तो ये इसके इनर है, इसको हम कहते हैं नेस्टेड केस स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम लिख देते हैं मैसेज बॉक्स में प्लीज़ एंटर अ सिंगल कैरेक्टर ओनली। और यहाँ पे इसको कर देते हैं एंड। तो देखें अगर उसकी कैरेक्टर की लेंथ 1 होगी तो ये सारा कुछ चलेगा। अगर कैरेक्टर की लेंथ 1 से ज़्यादा हो जाएगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इस सारे को स्किप कर देगा, यानी कि केस 1 स्किप हो जाएगा पूरे का पूरा। कहता है प्लीज़ एंटर अ सिंगल कैरेक्टर। अगर मैं सिंगल कैरेक्टर देता हूँ ए तो उसको स्मॉल वाउल कहता है, और अगर सिंगल कैरेक्टर देता हूँ यू तो कैपिटल वाउल है, और सिंगल कैरेक्टर जेड है तो कॉन्सोनेंट है। इसका एक और भी तरीका हो सकता है कि आप यहाँ पे केस स्ट्रक्चर ना लगाएं, यहाँ पे इफ़ लगा के उसको अनकंडीशनल जंप लगा दें गो टू, ठीक है। गो टू की सूरत में वो डायरेक्ट उसको यहाँ पे जंप करवा दें एंड पे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन ये नेस्टेड इफ़ से भी हमने किया था, तो हम इसको नेस्टेड सेलेक्ट केस से भी कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्गर हो जाए। सो इससे मिलता जुलता एक प्रोग्राम आप लोगों को मैंने दिया था एज असाइनमेंट, उसको मैं रिपीट करवा देता हूँ। यहाँ पे हमने कहा था कि रीडिंग लेनी है मीटर की। यहाँ पे ये प्रोग्राम है, 6th वन। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट द करंट रीडिंग एंड प्रीवियस रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर। जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर की करंट और प्रीवियस रीडिंग लेगा और उसके बाद उसके कंज्यूम्ड यूनिट निकालेगा। और इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना है। अब हम इफ़ एल्स की बजाय इसको सिलेक्ट केस के थ्रू जो ना सॉल्व करेंगे। इफ़ एल्स स्ट्रक्चर एंड कंप्यूट द इलेक्ट्रिसिटी बिल एज फॉलोज। अगर वो बिलो 300 है तो 12 पर यूनिट होगा, अगर 300 to 400 है तो हम उस सूरत में उसको 14 पर यूनिट चार्ज करेंगे, और अगर वो 400 और उससे अबव है तो हम उसको 20 पर यूनिट चार्ज करेंगे। देखें जी, हमारे पास जो डिम वेरिएबल आने चाहिए वो है ओल्ड रीडिंग, करंट रीडिंग, शॉर्ट भी कर सकते हैं आप इसको, अगर आप चाहें पूरे स्पेलिंग नहीं लिखना चाहते शॉर्ट कर लें। कंज्यूम यूनिट और बिल एज लॉन्ग ले लेते हैं, क्योंकि पॉइंट के चांसेस तो नहीं है, लेकिन 32,000 से एक्सीड करने के चांसेस हैं। तो हम लेंगे ओल्ड रीडिंग इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर ओल्ड रीडिंग ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी मीटर। करंट रीडिंग is equal to value of input box, enter current reading of your electricity meter। अब हमने निकालने कंज्यूम यूनिट। कंज्यूम यूनिट इज इक्वल टू करंट रीडिंग में से माइनस क्या देंगे ओल्ड रीडिंग। अच्छा, एक और भी जो है ना प्रोग्रामिंग नेम के अंदर ट्रेडिशन होती है, आप ना इसको कैपिटल कर दें ताकि थोड़ी सी रीडेबिलिटी इंक्रीज़ कर जाए।
उस यूज़र उसको स्टूडेंट थ्रेडिंग कुछ इस तरह का ना पढ़ना शुरू कर दें तो ये ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इंक्रीज़ कर उसको चेंज कर दिया। अब हमारे पास कंज्यूम यूनिट्स आ जाएंगे, जो इस मंथ की रीडिंग है और पिछले मंथ की रीडिंग है उन दोनों को माइनस करके उसने कंज्यूम यूनिट निकाल दिया। मैं कहता हूँ सिलेक्ट केस कंज्यूम, केस इज़ लेस देन इक्वल टू 300 होगा, दैन हम क्या करेंगे, बिल इज़ इक्वल टू कंज्यूम यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे। केस इज़ लेस देन इक्वल टू 400 होगा तो बिल को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी कंज्यूम यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, और केस एल्स यानी कि इससे ज़्यादा हो जाए, कम ज़ीरो तो हो नहीं सकता तो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। केस एल्स जो भी बिल बनेगा वो होगा कंज्यूम यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 20 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आस्क्ड। यहाँ पे लिख देंगे केस एंड एंड सिलेक्ट, और यहाँ पे हम बिल डिस्प्ले कर देंगे एक ही बार, मैसेज बॉक्स द यूनिट consumed is equal to and consume and bill is and bill and यहाँ पे लगा के यहाँ पे लिख देते हैं रुपीज़। सो देखें जी हमने यहाँ पे क्या किया है, ये स्ट्रिंग लिखी है, इसके साथ कंज्यूम यूनिट डिस्प्ले कर दी है, फिर हमने ये स्ट्रिंग लिखी है एंड बिल, और यहाँ पे इसके बिल की वैल्यू जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की होगी किसी एक केस के अंदर वो डिस्प्ले कर दिया, और देन उसके साथ एक स्ट्रिंग लगा दी है रुपीज़ की, यानी कि हम कंज्यूम यूनिट भी बता देंगे और साथ में बिल भी बता देंगे उसका। फॉर एग्जांपल 200 यूनिट्स हैं, ये हमारे पास है ओल्ड रीडिंग कम होगी हमेशा नई रीडिंग से, 5600 है फॉर एग्जांपल, और ये 5800, इसका मतलब 200 कंज्यूम यूनिट्स हैं, कंज्यूम यूनिट्स 200 है और जो उसका बिल है वो 2400 रुपीज़ है। और अगर हम इसी तरह से करते हैं 6400 हमारी ओल्ड रीडिंग है, न्यू रीडिंग जो है ना वो 6750 है, तो 350 कंज्यूम यूनिट होने की सूरत में बिल बनेगा 4900 रुपीज़। और सिमिलरली जो हमारे पास ओल्ड रीडिंग थी वो 7250 थी, न्यू रीडिंग जो है वो 8269 है, तो कंज्यूम यूनिट जो है ना वो 1019 है, तो बिल जो बनेगा वो 20,380 रुपीज़ बनेगा। इसी को अगर आपको बोला जाए कन्वर्ट करना है आपने केस स्ट्रक्चर के अंदर, इफ एल्स के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इफ कंज्यूम लेस देन इक्वल टू 300 होगा, देन हम ये करेंगे एल्स इफ कंज्यूम यूनिट्स जो हैं वो 400 होंगे, देन ये करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे एल्स अकेला, और यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ एंड इफ़। तो इसमें आपको बार बार पूरी की पूरी एक्सप्रेशन लिखनी पड़ती है कंडीशन के अंदर, और वहाँ पे आप सिंपल वन टाइम लिखते हैं, और आप बाद में केसेस में बार बार ये वाले अल्फाज इस तरह से ये एक्सप्रेशन पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। $250 कंज्यूम यूनिट्स हैं और 3,000 रुपीज़ जो है वो बिल है। सिमिलरली
ये पुरानी रीडिंग है और नई रीडिंग जो है वो ये है। और 2000 कंज्यूम बिल्स हैं, कंज्यूम यूनिट्स हैं और 40,000 रुपीज़ बिल है। सो बेटा जी यहाँ तक आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।